बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सऊदी अरब और शाह सलमान अमरीकी मदद के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकते। इलेक्शन रैली से ट्रंप का खिताब, कहा हिफाजत का खर्च बर्दाश्त किया जाए। अमरीका ईरान के खिलाफ पाबंदियां बर्खास्त करे, यूएन अदालत का फैसला, कहा जरूरी चीजों पर रोक से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। सीरिया को S-300 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई मुकम्मल कर दी गई, रशिया ने किया ऐलान। कुर्द लीडर बरहाम सालेह इराक के नए सदर होंगे, शिया लीडर आदिल अब्दुल मेहदी वजीर आजम मुकर्रर। इंडोनेशिया में सुनामी के बाद आतिशफिशा पहाड़ फट पड़ा, मरने वालों की तादाद 1400 से ज्यादा हो गई। इंडियन एयरफोर्स का राहत ऑपरेशन शुरू। अमरीकी साइंसदानों और बर्तानिया के रिसर्चर को केमिस्ट्री का नोबेल इनाम दिया गया। तेल की आलमी कीमतों में इजाफा, हिंदुस्तान के शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट, रुपया नई पस्ती पर पहुंच गया। हिंदुस्तान जुमेरात से रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने का सिलसिला शुरू करेगा। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर MVS मूर्ति अमेरिका में कार हादसे में हलाक हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को धक्का, मायावती ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का करीबी इत्तेहादी सऊदी अरब और उसके बादशाह अमेरिकी फौज की मदद के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकते। ट्रंप ने मिसिसिपी में एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। सदर ने कहा कि हम सऊदी अरब की हिफाजत करते हैं। क्या आप कहते हैं कि वो अमीर है और मैं बादशाह सलमान से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि ए बादशाह, हम तुम्हारी हिफाजत करते हैं। तुम हमारे बगैर 2 हफ्ते भी नहीं रह सकते। तुम्हें हमारी फौज का खर्च बर्दाश्त करना चाहिए। ट्रंप के इन रिमार्क्स पर रैली में खूब तालियां बजाई गई। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब दुनिया में तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ट्रंप ने हफ्ते के दिन ही शाह सलमान से बातचीत की थी। इस बातचीत में ऑयल सेक्टर और मौशी तरक्की के बारे में ख्यालात का तबादला किया गया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शाह सलमान को भी बताया कि तुम हमारे बगैर 2 हफ्ते नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि शाह सलमान से उन्होंने ये बात कब कही। इस तल्ख बयान के बावजूद सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं। पिछले साल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला सरकारी दौरा सऊदी अरब में ही किया था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले हफ्ते कुवैत का दौरा किया था। उन्होंने वहां के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा से तेल की पैदावार बढ़ाने के बारे में बातचीत की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने यूएन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा था कि ओपेक के अरकान बाकी दुनिया को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। फिलहाल 1 बैरल तेल की कीमत तकरीबन $75 है। अक्टूबर 2017 में, यानी 1 साल पहले, यह कीमत $50 थी। सऊदी अरब के वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की मुनासिब सप्लाई है। सऊदी अरब ने अक्टूबर के महीने में अपनी तेल की पैदावार बढ़ाकर 10.7 मिलियन बैरल रोजाना कर दी। सऊदी अरब के वजीर पेट्रोलियम खालिद अल फली ने मॉस्को में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने मॉस्को में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और एनर्जी सेक्टर के ओहदेदारों से मुलाकात की।
यूनाइटेड नेशंस की एक अदालत ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदियां बर्खास्त करे। ये पाबंदियां ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के फैसले के बाद लगाई गई थी। इंसाफ की आलमी अदालत ने इत्तेफाक राय से फैसला किया कि अमेरिका को फौरी हाल ही में लगाई गई पाबंदियों को हटाना चाहिए ताकि ईरान को आज़ादी से दवाएं और मेडिकल आलात मिल सकें और खुराक और ज़रूरी चीज़ें पहुंचाई जा सकें और हवाई जहाज़ों के पुर्जे दिए जा सकें। आलमी अदालत के जज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ ने ये बयान पढ़कर सुनाया। अदालत ने कहा कि इंसानी ज़रूरतों के लिए दरकार चीज़ों पर पाबंदियां ईरान के लोगों की सेहत और ज़िंदगियों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज़ों के पुर्जों पर पाबंदियों से ईरान में हवाई सफ़र खतरे में पड़ जाएगा और मुसाफिरों की ज़िंदगियों के लिए जोखिम पैदा हो जाएंगे। ट्रंप ने अगस्त के महीने में ईरान के खिलाफ पहले दौर की पाबंदियां लगाईं। अब वो नवंबर में और ज़्यादा सख्त पाबंदियां लगाने वाले हैं। हेग से काम करने वाली आलमी अदालत ने ईरान की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने 16 जुलाई को ट्विटर पर कहा था कि उन्होंने अमेरिका की नाजायज़ पाबंदियों को आलमी अदालत में चैलेंज किया। इस दौरान ईरान ने 15 जजों की अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे एक बार फिर अमेरिका की पॉलिसियों के खिलाफ ईरान की दुरुस्त पॉलिसी सही साबित हुई है। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर कहा कि यह फैसला पाबंदियों के जुनून का शिकार अमेरिकी हुकूमत की एक और शिकस्त है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि इस फैसले से एक बार फिर यह बात साबित हो गई कि इस्लामी जमहूरिया हक पर है और हमारे मुल्क के शहरियों और लोगों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां जालिमाना और नाजायज है। इससे यह साबित होता है कि अमरीकी हुकूमत अपनी इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से और दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियों की वजह से दुनिया भर में अकेली पड़ती जा रही है। ईरान ने अमरीका से कहा कि वो पाबंदियों की अपनी बदनुमा आदत को छोड़ दे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने न्यूक्लियर डील को बरकरार रखने की यूरोपीय मुल्कों की कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोशिशें अमली शक्ल अख्तियार करनी चाहिए और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसका मकसद ईरान के मफादात की हिफाजत हो। जवाद ज़रीफ ने BBC से बातचीत करते हुए न्यूक्लियर समझौते पर दस्तखत करने वाले यूरोपीय मुल्कों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे, फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन और हर कोई कह रहा है कि हम न्यूक्लियर समझौते के पाबंद हैं। यूरोपीय मुल्कों ने दूसरों से ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा किया है, लेकिन सिर्फ ये वादे काफी नहीं है। यूरोपीय मुल्कों को चाहिए कि वो अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को बेअसर करें। तुर्की की फौज का एक काफिला बागियों के कब्जे वाले इलाके में दाखिल हुआ। तुर्की और रशिया के बीच एक समझौते के मुताबिक इदलिब में एक बफर जोन बनाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 40 फौजी गाड़ियां, जिनमें ट्रक्स भी शामिल हैं, रात के अंधेरे में इस इलाके में दाखिल हुई। रशिया के वज़ीर दिफा ने कहा है कि उनके मुल्क ने सीरिया को S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की सप्लाई मुकम्मल कर दी है। हालांकि इसराइल ने इस पर एतराज किया। इसराइल का कहना है कि यह सप्लाई इसराइल के लिए एक चैलेंज है। रशिया के वज़ीर दिफा सर्जी शेगोफ ने सदर व्लादिमीर पुतिन की निगरानी में होने वाली सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हमने कई काम किए हैं जिनका मकसद सीरिया के एयर डिफेंस को मजबूत बनाना है ताकि रशियन सिपाहियों की हिफाजत को मजबूत किया जा सके। हाल ही में रशिया का एक जंगी हवाई जहाज गिरकर तबाह हो गया था। मॉस्को ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद ही S-300 सिस्टम देने का ऐलान किया। इंडोनेशिया में जलजले और सुनामी में मरने वालों की तादाद 1400 से ज्यादा हो गई है। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए वक्त निकलता जा रहा है। इंडोनेशिया की डिजास्टर एजेंसी के तर्जुमान ने बताया कि हम अब तक 1407 लोगों की हलाकत की तस्दीक कर सकते हैं। इसके अलावा हजारों लोग जख्मी हैं और 70,000 से ज्यादा बेघर हैं। इंडियन एयरफोर्स ने सुनामी से मुतासरा इलाकों में इंसानी बुनियादों पर ऑपरेशन शुरू किया है। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो से बातचीत करते हुए मदद की पेशकश की थी। सरकारी ओहदेदारों ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल टीमों ने राहत का सामान मुतासरा इलाकों में पहुंचाया है। इंडोनेशिया के जिस इलाके में जलजले और सुनामी से तबाही आई, वहां पर अब एक आतिशफशा पहाड़ फट पड़ा है। सुलावेसी जिले में पिछले हफ्ते को 7.5 शिद्दत का जलजला आया था, जिसके बाद सुनामी ने पूरे साहली इलाके को तहस नहस कर दिया था। चारशंबे को ओहदेदारों ने बताया कि माउंट सोकोटन से 2 जगह लावा निकला। इसके नतीजे में 6000 मीटर ऊपर तक राख उड़ती दिखाई दी। पता चला कि इस पहाड़ में पहली मरतबा 1450 ईस्वी में आतिशफशा फट पड़ा था और पिछले 600 साल में 39 बार वहां से लावा निकला। गाजा में इसराइली फौज के क्रैकडाउन, नाकाबंदी और वापसी के हक के मामले पर मुजाहरे किए गए। इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर एहतजाजियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। कम से कम 8 फलस्तीनी एहतजाजियों के जख्मी होने की खबर है।
مغربی کنارے کے رام اللہ میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی خاندان کا گھر گرا دیا. ایسا الزام لگایا گیا کہ اس خاندان کا ایک بیٹا اسرائیلی سپاہی کے قتل کا ذمہ دار ہے. یہ واقعہ 26 مئی کو پیش آیا تھا. دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن جمعرات سے ہندوستان کا ایک اہم دورہ کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجیع اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. سعودی عرب اور شاہ سلمان امریکی مدد کے بغیر 2 ہفتے بھی نہیں ٹک سکتے. الیکشن ریلی سے ٹرمپ کا خطاب, کہا حفاظت کا خرچ برداشت کیا جائے. امریکہ ایران کے خلاف پابندیاں برخاست کرے. یو این عدالت کا فیصلہ, کہا ضروری چیزوں پر روک سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ رہی ہیں. سیریا کو S-300 میزائل سسٹم کی سپلائی مکمل کر دی گئی. رشیا نے کیا اعلان. کرد لیڈر برہام صالح عراق کے نئے صدر ہوں گے. شیعہ لیڈر عادل عبد المہدی وزیر اعظم مقرر. انڈونیشیا میں سونامی کے بعد آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا. مرنے والوں کی تعداد 1400 سے زیادہ ہو گئی. انڈین ایئر فورس کا راحت آپریشن شروع. امریکی سائنسدانوں اور برطانیہ کے ریسرچر کو کیمسٹری کا نوبل انعام دیا گیا. تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ. ہندوستان کے شیئر مارکیٹس میں بھاری گراوٹ. روپیہ نئی پستی پر پہنچ گیا. ہندوستان جمعرات سے روہنگیا مسلمانوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کرے گا. تیلگو دیشم کے سینئر لیڈر MVS مورتی امریکہ میں کار حادثے میں ہلاک ہو گئے. اپوزیشن اتحاد کی کوششوں کو دھکا. مایاوتی نے راجستھان اور مدھیہ پردیش میں کانگریس سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو عراقی پارلیمنٹ نے ایک سینئر کرد لیڈر برہام صالح کو نئے صدر کی حیثیت سے چن لیا ہے. انہوں نے شیعہ لیڈر عادل عبد المہدی کو نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا. اس طرح عراق میں الیکشن کے 5 مہینے بعد نئی حکومت بننے کا راستہ صاف ہو گیا. سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ پیٹریٹک کردستان پارٹی کے لیڈر صالح کو 273 میں سے 230 ووٹ حاصل ہوئے. اس مقابلے میں 20 امیدوار میدان میں تھے. عراق میں 12 مئی کو الیکشنز ہوئے تھے. نئے وزیر اعظم کے پاس کیبنٹ بنانے کے لیے 30 دنوں کا وقت ہے. امریکہ کے سائنسداں فرانسس ارنالڈ اور جارج سمتھ اور برطانیہ کے ریسرچر گریگوری وینٹر کو کیمسٹری کے نوبل انعام کے لیے چنا گیا ہے. انہیں بعض پروٹینز کو ڈیولپ کرنے کے اصول تیار کرنے کے لیے اس ایوارڈ کے لیے چنا گیا. ارنالڈ کو 9 ملین سویڈش کرونر میں سے آدھا حصہ ملے گا, جبکہ سمتھ اور وینٹر دوسرا آدھا حصہ آپس میں بانٹ لیں گے. اس سے پہلے میڈیسن اور فزکس کے نوبل انعام کا بھی اعلان کیا گیا. رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن جمعرات کو ایک اہم دورے پر ہندوستان پہنچیں گے. اس دورے کے دوران ہندوستان کو S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی سپلائی کے بارے میں ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے. رشیا کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس سمجھوتے کی مالیت $5 بلین سے زیادہ ہے. امریکہ, رشیا اور ہندوستان کے بیچ اس سمجھوتے کے خلاف ہے. اگست کے مہینے میں پینٹاگون کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈیل ہوئی تو انڈیا کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں گی.
7 रोहिंग्या मुसलमानों को जुमेरात को म्यांमार वापस भेजा जाएगा जो आसाम में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। नई दिल्ली में ओहदेदारों ने ये बात बताई। रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान से वापस भेजने का ये पहला वाकया है। वजारत दाखिला के एक ओहदेदार ने बताया कि इन रोहिंग्या मुसलमानों को जुमेरात को मणिपुर में सरहद पर म्यांमार के ओहदेदारों के हवाले किया जाएगा। ये रोहिंग्या मुसलमान 2012 से आसाम के सिलचर में रह रहे थे। हिंदुस्तानी हुकूमत का कहना है कि हिंदुस्तान में कोई 14,000 से ज्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजियों की तरह रह रहे हैं जिनके नाम यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी में दर्ज है, लेकिन इमदादी एजेंसियों का अंदाजा है कि हिंदुस्तान में कोई 40,000 रोहिंग्या रहते हैं। तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों के ताल्लुक से काबिल एतराज रिमार्क्स के लिए एक ईसाई पादरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस पादरी मोहन लजारस का वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु के मंदिर शैतान का घर है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया जो 2016 का बताया जाता है। उन्होंने वीडियो में कांची मठ के शंकराचार्य पर तनकीद की और उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हिंदू खुदा की नहीं बल्कि लोगों की पूजा करते हैं। बीजेपी के 2 कारकुनों और वीएचपी के एक वर्कर ने उनके खिलाफ शिकायत की थी जिस पर केस दर्ज किया गया। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर एमवीएस मूर्ति अमेरिका में कार के एक हादसे में हलाक हो गए हैं। यह हादसा अलास्का में पेश आया। उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई। वो 6 अक्टूबर को गीतम एलुमनाई की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए गए थे। मूर्ति आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के रुकन थे। 76 साल मूर्ति एक माहिर तालीम थे। उन्होंने 2 मरतबा लोकसभा में विशाखापट्टनम की नुमाइंदगी की। मूर्ति के अलावा 3 दूसरे लोग भी इस हादसे में हलाक हो गए। जिस वक्त यह हादसा पेश आया वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जा रहे थे। मूर्ति 1983 से तेलुगु देशम में सरगर्म थे। पार्टी के बानी एनटी रामाराव के साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे। उन्होंने गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीतम की विशाखापट्टनम में बुनियाद डाली थी। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है जिसका कैंपस हैदराबाद और बेंगलोर में भी है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और दूसरों ने मूर्ति की मौत पर अफसोस का इजहार किया। लोकसभा इलेक्शन से पहले अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को जबरदस्त धक्का लगाया। बीएसपी लीडर मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में या तो अकेले इलेक्शन लड़ेगी या फिर इलाकाई पार्टियों के साथ इत्तेहाद करेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस बीएसपी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी को हराने से ज्यादा बीएसपी को मिटाने में दिलचस्पी है। मायावती ने एक बयान पढ़कर सुनाते हुए कहा कि कर्नाटक में हमने एक इलाकाई पार्टी से इत्तेहाद किया, छत्तीसगढ़ में भी हमने ऐसा ही किया। अब हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में अकेले लड़ेंगे या फिर इलाकाई पार्टियों के साथ हाथ मिलाएंगे, लेकिन यकीनन कांग्रेस से नहीं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इंडिया के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब हुई जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जस्टिस गोगोई को हलफ दिलाया। वो मुल्क के 46वें चीफ जस्टिस होंगे। 3 दिसंबर को सदर जमहूरिया ने जस्टिस गोगोई को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था। 63 साल जस्टिस गोगोई आसाम से ताल्लुक रखते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के पहले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस गोगोई दीपक मिश्रा की जगह लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में मरकजी हुकूमत के कई वजीरों ने भी हिस्सा लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 550 से ज्यादा पॉइंट्स की भारी गिरावट आई और वो 36,000 की सतह से नीचे गिर गया। रुपए की कदर भी अब तक की सबसे निचली सतह पर पहुंच गई। इसके अलावा खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। आरबीआई ने सूरत हाल से निपटने के लिए नकदी की सूरत हाल बेहतर बनाने का ऐलान किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी गिरावट आई और वो 150 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 10,850 पर बंद हुआ। पहली मरतबा डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर ने 73 के निशान को छू लिया। चारशंबे को ट्रेडिंग के दौरान $1 की कीमत 73.41 रही। इस दौरान खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल के करीब पहुंच गई। ये रुझान जारी रहा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है जो पहले ही अपनी अब तक की सबसे ऊंची सतह पर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब और शाह सलमान अमरीकी मदद के बगैर 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकते। इलेक्शन रैली से ट्रंप का खिताब, कहा हिफाजत का खर्च बर्दाश्त किया जाए। अमरीका ईरान के खिलाफ पाबंदियां बर्खास्त करे। यूएन अदालत का फैसला, कहा जरूरी चीजों पर रोक से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। सीरिया को S-300 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई मुकम्मल कर दी गई। रशिया ने किया ऐलान।
कुर्द लीडर बरहाम सालेह इराक के नए सदर होंगे। शिया लीडर आदिल अब्दुल मेहदी वजीर आजम मुकर्रर। इंडोनेशिया में सुनामी के बाद आतिशफिशा पहाड़ फट पड़ा। मरने वालों की तादाद 1400 से ज्यादा हो गई। इंडियन एयरफोर्स का राहत ऑपरेशन शुरू। अमरीकी साइंसदानों और बर्तानिया के रिसर्चर को केमिस्ट्री का नोबेल इनाम दिया गया। तेल की आलमी कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट। रुपया नई पस्ती पर पहुंच गया। हिंदुस्तान जुमेरात से रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने का सिलसिला शुरू करेगा। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर एमवीएस मूर्ति अमेरिका में कार हादसे में हलाक हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को धक्का। मायावती ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।